हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जेनेटिक कोड के बारे में हमने ये टेबल देखी थी, द कोडोन्स फॉर द वेरियस अमीनो एसिड। इसमें हमने 64 कोडोन देखे थे। 64 में हमने 16 को याद करने का तरीका भी देख लिया था कि कौन सा कोडोन से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, कैसे। पूरा सब साइलेंट फीचर देख चुके थे अच्छे से, ठीक है। टर्मिनेटर कोडोन को स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन कौन कौन से होते हैं, उगा 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 पूरा विद ट्रिक्स के साथ अच्छे से समझा था, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ तक सभी फीचर पढ़ लेते हैं, उससे आगे पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कह रही है कि इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए। ये कह रहे हैं कि ये नीचे जो दिया हुआ, यदि मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो तो प्रिडिक्ट कीजिए, बताइए, भविष्यवाणी कीजिए द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, कोडेड बाय इट, जो कि इसके द्वारा कोड किया जाएगा। टेक हेल्प ऑफ द चेकर बोर्ड। ये कह रहे हैं कि अभी आप चेकर बोर्ड की हेल्प ले सकते हो। वैसे दरअसल तो जो है चेकर बोर्ड के बिना हेल्प लिए ही आपको इन्हें बताना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब तक आपको 16 याद करने का मैंने तरीका बता दिया है। बाकी का जो है 48 जो है ये भी आपको अभी याद करवा दूंगा मैं सभी, ठीक। फिर आप जो है सभी ये बता सकते हो। हाल फिलहाल जैसे कोई बताना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे नीचे का कुछ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे AUG है, ठीक है। अब AUG है तो AUG किसको, तो आयो जी, आओ जी मुथैया मुरलीधरन एक ही रन बना लें। मुथैया मतलब मिथ्योनिन, ये मिथ्योनिन को करता था तो यहाँ क्या लिखो, मिथ्योनिन। उसके बाद यू किसको, सबसे स्टार्टिंग वाला ये है तो फिनाइलएलानाइन, ठीक है। फिर UC ये भी फिनाइलएलानाइन ही है, ठीक है। फिर UC फिर फिनाइलएलानाइन है, फिर फिनाइलएलानाइन, फिर फिनाइलएलानाइन और फिर फिनाइलएलानाइन। लो ये यहाँ तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से हो गया जो मैंने 16 याद कराए थे, ठीक है। ये तो यहीं से हो गया, ठीक है। बाकी और भी अगर कुछ भी पूछ ले तो बाकी आप सब भी कुछ भी कर लो। उसके लिए 48 जो रहेगा उसको भी याद करने के हम तरीके समझ लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा करके इन सब तरीकों बनाया है। किसी भी टीचर ने इतने सब तरीके आपको नहीं बताए होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो तैयार हो जाइए सब के सब फिंगर टिप पे याद करने के लिए कि कौन सा कोडन कौन सा, आप देखते ही बता दो कि कौन सा कोडन कौन सा अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक ठीक है। ये हमने देख ही लिया था सब केंद्रीय लिए कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता तो बस तो 3 बेसिस से मिलकर बना हो, ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना। चूँकि न्यूक्लियोटाइड में एक ही बेस तो होता है ओबियसली, ये हम देख ही चुके थे अच्छे से, ठीक है। ठीक है, ये सब देख चुके थे अच्छे से। अब बाकी को याद करने के लिए देखने जा रहे हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ इस पेज पर तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं छूटा है। ठीक है, इस पर कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। ये सब देख लिया था हमने, बाकी का तरीका देखने जा रहे हैं। रियल मेड कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड का ये सब देख लिया था। और ठीक, आगे देखते हैं। देखो पहले तो बाकी का 16 ये हो गए, और 16 के लिए देखो यहीं से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी की 32 के लिए और ट्रिक बनाइए। मतलब 16 के लिए हो गया, 16 के लिए और यहीं बता देता हूँ। और बाकी की जो फिर 32 बचेंगे उनके लिए अलग बता देता हूँ।
ठीक है। तो देखो इनके लिए तरीका क्या हो जाएगा, जैसे आप क्या करना, जैसे अब ये बनाना, तो ऐसे ध्यान रखा यूसी जो होता है ना, यूसी के आगे यूसी एजी में से कुछ भी लग जाए तो वो सेरिन होता है, ठीक। जैसे याद रखना, जैसे मान के चलो कि सेरिन नाम है किसी का, ठीक है। मान लो कैटरीना का आपकी सिस्टर का नाम है, किसी का नाम मतलब कोई भी सेलिब्रिटी का नाम है, कैसे भी याद कर सकते हैं, सेरिन नाम है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि शहर की लड़कियाँ ऐसे करके बोलती है ना हस्बैंड से, यूसी, आपने देखा यूसी ऐसे कर करके, तो ये शहर की लड़की है, और सेरिन नाम भी बड़ा शहर की तरह लग रहा है। तो अगर यूसी के आगे क्रमशः यूसी एजी में से चारों में से कुछ भी लगा दो तो सबके सब सेरिन को कोड करने वाले कोडोन बन जाएंगे, ठीक है। देखो यूसी के आगे यू लगा दो, चाहे यूसी के आगे सी लगा दो, चाहे यूसी के आगे ए लगा दो, चाहे यूसी के आगे जी लगा दो, यूसी के आगे यूसी एजी में से कुछ भी लगा दो, सबके सेरिन बनाएंगे, ठीक। 4 हो गए याद हमेशा के लिए। अब देखो दूसरा, टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम आपने सुना होगा, ठीक है। टेस्ट टू बेबी, टेस्ट टू आखिर होती क्या है, एक तरीके से कांच की बनी हुई होती है, और थोड़ा रूरल एरियाज में कांच का जो बोतल वगैरह होती है उसको सीसी बोलते हैं, सीसी, ठीक है, और सीसी, ठीक। अब काफ होता है, काफ सुना होगा, ठीक है, गाय का बच्चा काफ। तो काफ को रूरल एरियाज में पड़रा बोलते हैं, पड़रा मतलब प्रो, ऐसा लगता है प्रो। तो ऐसा मान लो कि पड़रा मतलब गाय का बच्चा भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से बनने लगा, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से बनाने लगा तो पड़रा मतलब गाय का बच्चा भी, पड़रा मतलब प्रो बनने लगा। सीसी मतलब वही टेस्ट ट्यूब मतलब सीसी की बनी हुई होती है वही कांच की तरह। तो सीसी के आगे अगर यूसीएजी में से कुछ भी लगा दें तो वो पड़रा मतलब प्रोलिन हो जाता है, प्रोलिन। तो सीसी के आगे यूसीएजी में से कुछ भी लगा दो तो प्रोलिन हो जाता है। 4 ये वो याद होगा, ठीक। अब आगे आ जाओ, एसी होता है ना, एसी, अगर एसी को एकदम से बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर कर दिया जाए तो एकदम लोग थर्राने लगेंगे मान लो। तो एसी के आगे यूसीएजी में से कुछ भी लगा दो तो थर्रा जाए मतलब थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन हो गया, ठीक है। तो एसी के आगे अगर कोई भी यूसीएजी में से कुछ भी हम लगा देते हैं तो 4 कोडोन ये बनेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये थ्रियोनिन को कोड करने वाले होंगे। ये याद होगा 4। अब देखो जीसी अग्रवाल की ये बुक आती है, जीसी अग्रवाल। तो जीसी के आगे यूसीएजी में से कुछ भी लगा दो तो अग्रवाल को ऐसे ध्यान रखो, अग्रवाल को कुछ ऐसे बोलना तो ऐसा लग रहा है ना, आगावाल, अलावाल, अग्रवाल, याद करने के लिए बस ऐसे ही, ठीक है। तो जीसी के आगे यूसीएजी में कुछ भी लगा अग्रवाल, ठीक। ये हो गई। अब कितने हो चुके हैं अब तक, 32 याद हो चुके हैं, ठीक है। अब बचे 32। अब 32 के लिए भी देखो तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। अब देखो 32 के लिए अलग अलग तरीके क्या है। यहाँ पर जो मैंने तरीके लिखे हैं वो कुछ आगे पीछे हैं, लेकिन इसको पहले मैं लेके इसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलूँगा, फिर यहाँ वो लाइन दिखा दिया करूँगा, फिर आप जो है उसी के अकॉर्डिंग नोट कर लेना, ठीक है। जैसे इसमें जो है ये वाले में अब मैं पर्टिकुलर इस तरीके से मैंने तरीके बनाए कि आपको अब जो है पर्टिकुलर एक देखकर भी डायरेक्ट बता दोगे, किसी की मल्टीप्लाई उस हिसाब से करके देखना नहीं पड़ेगा। जैसे यू ए के आगे यू लगा दो या सी लगा दो, मतलब जैसे इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, हाँ ये है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई किसी को बता रहा है कि किसी टायर में पंचर हो गया, तो वो कह रहा है हुआ उसी में हुआ, कोई कौन से वाले टायर में कि जिसमें पहले हुआ, तो वो ये बताना चाह रहा है। तो हुआ के आगे उ एंड सी में से कुछ भी लगा दो तो पंक्चर हुआ का हुआ बोलो, पंक्चर हुआ तो उसी टायर में हुआ मतलब हुआ के आगे उसी क्या हुआ मतलब हुआ पंक्चर हुआ उसी में हुआ उसी उ आ के आगे क्रमशः यू और सी लगा दो, हुआ
के आगे, यू ए के आगे क्रमशः यू और सी लगा दो तो हुआ उसी में हुआ, क्या हुआ, टायर में पंचर हुआ, टायर मतलब टायर उसी में, ठीक, याद हो गए। अगर यू ए के आगे यू लग जाए या सी लग जाए तो वो टायरोसिन को कोड करने वाले बन जाते हैं, ठीक है। ध्यान से, उसी टायर में हुआ मत बोलो, क्या बोलो, हुआ उसी टायर में हुआ। जैसे छोटे बच्चा अगर कहेगा आकर के तो वो हुआ तो बोले हुआ बोलेगा कि उसी टायर में हुआ पंक्चर, ठीक है। अब ये 10 नंबर पे मैंने लिखा है तो इसको आप 1 नंबर पे करके लिख देना तो आपको एक तरफ से हो जाएंगे, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक। अब बाकी का देखो, ये 3 तो आपको वैसे भी ध्यान रखते हैं, यू ए ए और यू ए जी और एक यू जी ए इधर से, तो उआ ओ अग और उगा ये मैंने बता ही देते स्टॉप कोडन, ये स्टॉप है। अभी ये मैं समझ लेना कि ये स्टॉप नाम का कोई अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये तो स्टॉप कोडन है ना, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टॉप कोडन है इसलिए इसे STOP लिखा स्टॉप, ठीक है, ये हो गए। अब देखो आगे आगे CA CU, अब देखो CA CU कैसे करोगे। 11वें नंबर पर इसके लिए इन दो के लिए तरीका मैंने बनाया है। जैसे CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स वालों के लिए एक एग्ज़ाम होता है, ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। तो CA ने कॉमर्स वालों के लिए हिस फुसकार करके CU टाटा बाय बाय बोल दिया। कहने का मतलब ऐसा हो जाए कि कॉमर्स वालों के लिए बंद हो जाए CA का एग्ज़ाम, ठीक है। दुर्भाग्यवश अनलकीली ऐसा अगर हो जाए तो तरीका क्या बनाएंगे, हम कहेंगे कि CA वालों ने कॉमर्स वालों के लिए हिस फुसकार करके, मतलब सांप की तरह फुसकार करके CU टाटा बाय बाय बोल दिया। क्या कहा कि फिर मिलते हैं, CU टाटा बाय बाय, अभी चलते हैं, मतलब बिछड़ गए, ऐसे ध्यान रखो। दैट इज CA के आगे क्रमशः CU लगा दो, CA के आगे CU, फिर मिलते हैं CA के आगे CU लगा दो तो क्या हो जाएगा, हिस फुसकार करके कहा ना, तो देखो ये हो जाता है, ये भी ध्यान रहेगा, ठीक है, ठीक, हिस्टडीन, ठीक है। अब आगे CA के आगे A और CA के आगे G, देखो ये कैसे करेंगे। अब देखो ये वाला पॉइंट ये है। अब एक CA ने, अब उससे भी एक अरुण गुप्ता नाम का था, उसको बहुत ही ज़्यादा गिलानी महसूस हुई थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गिलानी महसूस हुई जब CA ने टाटा बाय बाय कह दिया। तो उससे आगे की ट्रिक है कि CA ने अरुण गुप्ता को गिलन अर्थात अत्यंत गिलानी फील कराई। अरुण गुप्ता, तो CA के आगे क्रम से अरुण गुप्ता लगा दो, मतलब CA के आगे अगर A और G लगा देंगे तो गिलन तो गिलन GLN ध्यान रखना, GLN करके जो रिप्रेजेंट करते हैं वो अमीनो एसिड बनती है, ठीक है। CA के आगे क्रम से अरुण गुप्ता लगा दो, इन दो को याद हो गया अब, ठीक है। अब देखो इन दो को AU और AAC को कैसे याद रखेंगे। देखो जैसे कहते ना आओ जश्न बनाए, तो ऐसे जश्न, आशीष को बोला जा रहा है कि आओ आशीष जश्न बनाए, तो जश्न मत बोलो, असन बोलो, तो क्या कहेंगे आओ आशीष असन बनाए, या आशीष मत बोलो, सीधा आशी बोल दो। अरे आशी एक लड़की का नाम होता ही है, ठीक है, और अच्छा बोलोगे, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा। आओ आशी, आशी नाम तो हो सकता है, आसिया आशी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तरीका हो सकता है। आओ आशी असन करें, मतलब जश्न बनाए को कह रहे असन करें, आओ आशी असन करें, तो यहाँ तो सीधे सीधा आओ AAU आशी, आशी, अब आ है ना बड़ा, तो डबल ए बनेगा, आओ आशी असन करें, सीधे आओ होगा आशी होगा तो वो असन करके असन वाले अमीनो एसिड को कोड करेगा, डायरेक्ट देखते ही बता दोगे, तो आओ आशी एकदम असन को करेगा, ठीक है, एकदम सीधे। अब देखो आ तीनों ये हैं, फिर ये आग लिखा है, ये है एलियस, इसको कैसे ध्यान रखोगे। देखो इसको मैं भी इसमें भी सुधार वो करता जा रहा हूँ नंबरिंग, जिससे कि आपको भी याद रहेगा, ठीक है। इसमें मैं अपने छोड़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से बना लेना, वो नंबरिंग कर लेना, तरीका तो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो है अच्छा इसका कैसे बनाएंगे,
जैसे LYS को मैंने लस्सी बना लिया है। जैसे एक तो पानी डालने पर आग बुझ जाएगी, और कभी कभी पता चले एकदम पानी और कोई है नहीं लेकिन लस्सी के गिलास भरे रखें, अचानक आग लग गई, तो हम लस्सी डाल देंगे, ठीक है। तो लस्सी डालने पर आग जैसे बुझी, तो लस्सी डालने पर आग आ करके कराने लगी, मतलब बुझ गई, मतलब बुझ गई। वैसे बुझ गई मीन्स अगर हम भोजपुरी लैंग्वेज में है तो बुझ गई मीन्स होता है समझ में आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बुझ गई कराने लगे, आ करके आग बुझ गई, तो लस्सी से तो आग बुझी थी, आग आ करके, तो चाहे आ करके तीनों ए आ जाए, तो चाहे आग लिखा हुआ मिल जाए तो वो LYS वाली प्रूफ अमीनो एसिड है, ठीक है। अब ऐसे याद रखें जिससे कि याद भी रहेगा आपको, ठीक। आगे GAU को गाऊ बोलो, गाऊ। ऐसे गाय को बोलते हैं गऊ, ऐसे गऊ ना बोलो, गाऊ बोलो उसको, गाऊ। और GAC को घास ना बोलो कि घास बोलो, घास। एस्प्रिन जो होती है दवा होती है, एस्प्रिन, ठीक है। तो एक तरीके से ध्यान रखो कि जैसे जब किसी भूखी गाय को घास खिला देते हैं, मतलब उसका पेट भर देते हैं, तो थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, ठीक है। तो ऐसे इसको तरीका बन गया, गाऊ को घास, मतलब गऊ को घास खिलाना एस्प्रिन की तरह काम करता है, मतलब हमें सुकून देता है अंदर से, दवा की तरह काम करता है। तो गाऊ को घास खिलाना एस्प्रिन की तरह। तो एकदम से देखते हुए एकदम बता दो कि गाऊ घास है, एस्प्रिन, तब ASP एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड को कोड करता है, डायरेक्ट बता दोगे, ठीक है। लेकिन मैं पूरा नाम कुछ किस लिए नहीं बता रहा हूँ कि एकदम से आपको ना इसी तरीके फॉर्म में याद रहेगा, तो याद रहेगा एस्प्रिन, तो एकदम से आप बता दोगे, ठीक है। अब आगे GAA, ऐसा लगता है गा, जैसे कोई सारे गामा पाधा निशा गा रहा है वो सिंगर, तो गा, तो गिलू, इसको कैसे याद रखोगे? जैसे गा के आगे AG लगा दो, जैसे कोई कह रहा है जैसे गाना ना कि चिपका ले सही फेविकॉल से, तो फेविकॉल का मतलब चिपकाने वाली चीज़, तो हम वहाँ फेविकॉल से यूज ना करके अगर कागज़ को, पेपर्स को चिपकाना हो तो हम ग्लू यूज़ करते हैं, तो फेविकॉल की जगह ग्लू कहो। तो किसी कहा जाए गा वही कि AG चिपका ले सही फेविकॉल से, तो गा के आगे क्रमशः A और G लगा दो, GA के आगे क्रमशः A और G लगा दो, तो ग्लूटामिक एसिड वाला अमीनो एसिड बन करके तैयार हो जाता है। तो गा के आगे ए और जी लगा दो, गा AG चिपका ले सही है फेविकॉल से, ग्लू, गा के आगे क्रमशः AG, देखो गा के आगे GA के आगे क्रमशः ए और जी लगा दो, चाहे जी लगा दो, ग्लूटामिक एसिड बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूजी का देखो, अब UGC का कैसे बनाया, देखो UG के आगे, या इसका तो डायरेक्ट कैसे बना दिया मैंने, UGC UGO। अब देखो इसका कैसे बनाया, जैसे मतलब कोई किसी से बिछड़ रहा हो, ठीक है, तो दूसरा सिसकियाँ भर भर के रो रहा है, तो उसको मना रहा है कि अरे नहीं, मैं कुछ दिनों की बात थी तो वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो वहाँ बोला जा रहा है तुम जैसे तुम जियो, UGC UGO सिसकियाँ भर भर के। जैसे जब रोआ जाता तो कुछ सेंटेंस को पूरा सही से नहीं बोला जाता है ना, तो बीच बीच में रोका जाता है, तो वही तरीका बन गया UGC UGO कि तुम जैसे तुम जियो से सखियाँ भर भर के। तो UGC आ जाए, UGO आ जाए, UGC UGO इससे सखियाँ भर भर के, ठीक है। ये सिस्टीन को कोड करेगा, तो UGC आ जाए और UGO आ जाए सीधे सीधा, तो सिस्टीन ध्यान रखेगा। UG तो हो ही गया होगा स्टॉप कोड होना, ठीक है, तो किसी अमीनो एसिड कोड करता नहीं है। अब UGG, ठीक है, UGG। अब जैसे
मान लो किसी किसी ने मतलब अपनी अपनी मर्जी से कोई लव मैरिज वगैरह कर ली हो, ठीक है, किसी की जीजी ने, किसी की दीदी ने, या नॉर्मल, तो उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली हो। कुछ लोग मानते हैं करे साहब नाक कटवा दी फैमिली वाली, तो जब वो कभी मिल जाएंगी तो उनसे कोई कहेगा कि तुम जीजी तृप्त हो गई, यू जीजी हो गई ना, तुम तो तृप्त हो गई ना, मतलब तुमने तो शादी अपनी मर्जी से कर ही ली, तुम तो खुश हो ना, तुम तो तृप्त हो ना, तृप्त TRP, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ठीक है, आप TRP याद रखो ऐसे तक तृप्त, ठीक है, तुम जीजी यू जी अगर हो तो TRP कोड करेगा, ठीक है। अब आगे अब देखो साईं जी के आगे, देखो साईं जी ये बहुत बना, आर्जिनिन देखो 6 बने हैं। देखो साईं जी के आगे अगर UCAG में से कुछ भी लग जाए तब भी आर्जिनिन को कोड करेगा, या फिर AG के आगे AG ही लग जाए तब भी आर्जिनिन को कोड करेगा। जैसे साईं जी मतलब CG के आगे चारों में से कुछ भी, या फिर AG के आगे क्रमशः AG के आगे A एंड G में से लग जाए तब भी साईं जी के यहाँ अर्जी मतलब आर्जिनिन लगती है, ठीक है, साईं जी के यहाँ अर्जी लगती है। याद के लिए तरीका है, ठीक है, तो जो है तरीका बना सकते हैं, साईं जी के आगे चारों में से कुछ भी लग जाए या AG के आगे AG लग जाए तब भी अर्जी लगती है, ठीक है, आर्जिनिन। अब बचा सेरिन। अब देखो सेरिन के 4 तो वे हो गए थे, उसी के आगे चारों में से कुछ भी लगा दिए थे। अब अगर AG के आगे में से AG के आगे CU लगा देंगे, जैसे सेरिन जो है शहर वाली लड़की है, अब AG गांव वाली कहती है, फिर AG वाली को शहर वाली लड़की AG वाले को CU कर देगी, कहाँ तुझे तो बाद में देखती हूँ CU, तुझे देखती हूँ। AG के आगे अगर CU लगा दिया तो वो ये काम कौन करेगी, AG वाली को, गांव वाली को CU कौन बोलेगी, सेरिन, शहर वाली। तो AG के आगे CU लगा दो तब भी सेरिन है, और 4 ये सेरिन वाले याद किए थे, UC के आगे चारों में से कुछ भी तब भी सेरिन है, ठीक है। आर्जिनिन तो अभी किया ही था, ये 4 ये किए थे और 2 ये AG के आगे AG। अब बचे लास्ट के 4, 60 याद कर चुके हैं अब तक, ठीक है, कितने आसानी से याद होगा, ठीक है। अब देखो GG के आगे UCAG में से कुछ भी लगा दो, GG के आगे UCAG में से कुछ भी लगा दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट स्वीट एसिड। GG के आगे चारों में से कुछ भी लगा दो तो ग्लाइसिन, चूँकि GG कलाई पर ही तो राखी बांधती है, इसलिए गिलाई मतलब कलाई GG रक्षाबंधन पे क्या कलाई पे तो राखी बांधती हैं, जो GG या दीदी, ठीक है, तो GG UCG, ठीक है। दीदी के पति को जीजा बोलते हैं तो दीदी को जीजी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो GG के आगे UCAG, तो ये ऐसा लगता है GG से UCAG कुछ भी लगा दो मतलब कलाई पर राखी बंधवा लो तो गिलाई ग्लाइसिन याद होगा, 64 के 64 कोडॉन, ठीक है। अब कुछ आप प्रैक्टिस कर लेना इस तरीके से लिख करके तो आपको याद हो जाएंगे पूरी तरीके से, सही है। और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया है। कहीं हमें समझना कि स्टॉप नाम की भी किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, क्योंकि ये तो कोड ही नहीं करते ना, जो किसी अमीनो एसिड को तो स्टॉप कोडॉन ये बताना चाह रहा है, ठीक है, बाकी ये सब बता ही दिए। ठीक है, और ये पीछे का कुछ नोट है, इम्पोर्टेंट नोट याद करने के, जैसे RNA की आर्टिफिशियल सिंथेसिस हो या घुंघरू वाला केस हो। घुंघरू वाला केस मतलब क्या, टेलिंग में 200 से 300 अनयूजुअल एडेनिलेट रेजिड्यू ऐड किए जाते थे, वो वाला।
तो आरएनए का आर्टिफिशियल सिंथेसिस हो या घुंघरू वाला केस हो, ये दो काम ही टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में हुए हैं। डेट इज बाप पर डिपेंड नहीं। घुंघरू भी गोल गोल, घुंघरू भी गोल गोल आर्टिफिशियल आरएनए सिंथेसिस करने वाले, और का भी वो भी गोल गोल, याद करने के लिए, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन प्रोसेस में टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में काम हुआ है, ठीक है। वो तो टेम्पलेट पर डिपेंड करेगा ही ना, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन एस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा तरीका याद करने का, दूसरा तरीका याद करने का वो आप छोड़ो, ये याद रहेगा आपको, ठीक है, अच्छे से। चलो देख लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई से याद रखो। दूसरा तरीका याद करने का ये है, जैसे आर्टिफिशियल रूप से ही तो आरएनए को बनाया, तो टेम्पलेट डिपेंडेंट का यूज ही क्या करना, सिंपल सी बात है। टेम्पलेट डीएनए थोड़ी बना, हम तो आर्टिफिशियल रूप से बनाया, तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट रूप में बनाया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तभी तो आर्टिफिशियल, ठीक है, तब तो आर्टिफिशियल ये क्यों कहेंगे, ठीक है, तभी तो आर्टिफिशियल कह रहे हैं ना, कहने का मतलब, ठीक है। अगर टेम्पलेट डिपेंडेंट का यूज करना होता तो आर्टिफिशियली क्यों कहेंगे, ठीक है। ठीक है। एंड घुंघरू वाली चंपाबाई के बाप का कोई पता नहीं, तो बाप पर डिपेंड क्या करेगी, समझ रहे हो ना। जो डांसर वगैरह होती हैं मतलब, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह वाले, तो वहाँ से याद करने का तरीका बन जाता है, ठीक है। ये आपको पहले वाला तरीका तो पता ही है ना, वो आपको याद रखना, उसको वहाँ से याद रहेगा, ये आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पे ज़्यादा मत जाइए, ठीक है। ये वाला सब याद रहेगा आपको। और ये लेकोपेरेन का थोड़ा पॉइंट है, तो यहाँ भी मैं बता दूंगा, यहाँ भी जो ड्रॉपर बच्चे को समझ जाएंगे, इसलिए अभी यहाँ भी बता दे रहा हूँ अलग से। उसको स्टार्ट करने से पहले लेकोपेरेन का स्विच जनरली ऑफ ही रहता है जब जया को पीपीटी करानी होती है, केवल तभी लैक्टोज इंड्यूस के द्वारा, मतलब इंड्यूसर के द्वारा ऑन किया जाता है, ठीक है। सो जंजीर जनरली बनती ही रहती है, लेकिन स्विच ऑन होने पर जंजीर बनती तो है बट इनएक्टिव बनती है, ठीक है। अब देखो, अब उसने उल्टा एक्सरसाइज करने को बोला है, उसने कहा कि नाउ ट्राई दी अपोजिट। अब अपोजिट ट्राई करो, जैसे फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का उसने सीक्वेंस दिया कोडेड बाय एन मैसेंजर आरएनए, और उसने कहा कि प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द आरएनए, ठीक है। नाउ ट्राई द अपोजिट, ठीक है, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड कोडेड बाय एन मैसेंजर आरएनए, opposite following is the sequence of the amino acid coded. Now try the opposite, following is the sequence of the amino acid coded। उसने मतलब अमीनो एसिड का कोडेड का बाई एन मैसेंजर दे दिया, प्रिडिक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पूछा है, ये भी आप बता दोगे, सिंपल सी बात है, जस्ट उल्टा करके देखो। अरे एमिटी का मिथ्योनिन के क्या बताओगे, AUG IUG है। अब फिनाइलएलानाइन का क्या बताओगे भाई, यू बता दो, या यू जैसा अभी नहीं किया तो उसी के जस्ट उल्टा प्रोसेस है, यू सी बता दो तब भी फिनाइलएलानाइन होगा, इस तरीके से कर लोगे। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द अपोजिट, ये कह रहा है कि आपने कोई डिफिकल्टी महसूस की तो नहीं, बिल्कुल अगर पता होगा तो बिल्कुल तुरंत कर दूंगा, डिफिकल्टी वाली उसमें क्या होता है। कैन यू नाउ कोरिलेट कर सकते हो कि विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड यू हैव लर्न, कैन यू नाउ, क्या आप जो कोरिलेट करते हो विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड यू हैव लर्न,
ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न, आपने सीखी। ठीक है, क्या सीखी, क्या समझ में आया इन दो एग्जाम्पल से, इन दो एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? इन दो एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि कुछ अमीनो एसिड क्या थी, एक से ज़्यादा कोडोन से भी कोड हो रही हैं। जैसे फिनाइलएलानाइन है तो वो देखो यू 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 से भी बन रही है और यू यू सी से भी बन रही है। इसी एग्जाम्पल को अगर देखते हुए वो कह रहा है कि आपने कुछ कोरिलेट किया, फिनाइलएलानाइन सिंपल सी बात है यू 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 से भी कोड हो रही है और यू यू सी से भी कोड हो रही है। अब ये फीचर हमने देखा नहीं तो इसका कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन कोडोन हैंस द कोड इट इज जनरेट, उसी फीचर का ही तो एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशंस, उत्परिवर्तन आखिर क्या होते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशंस स्टडीज। ये करें अगर हम डीएनए और जीन्स के बीच रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं तो वो अच्छे से तरीके से समझा जा सकता है उत्परिवर्तन स्टडीज से, म्यूटेशन स्टडीज से। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में इसके बारे में अच्छे दिया गया है। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट, कि अगर बहुत बड़े लेवल पर अगर हम डिलीशन कर दें बेस पेयर्स का या फिर उनका रीअरेंजमेंट कर दें इधर उधर करके इन सेगमेंट ऑफ डीएनए में, तो आर इजी टू कंप्रेंड, तो उसको समझना आसान होता है कि कैसे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन, इससे क्या होता है या तो कुछ लॉस होगा या फिर कुछ गेन होते हैं। ठीक है, और फिर जीन के एंड सो एज फंक्शन, और उसी प्रकार से अरे जब जीन लॉस होंगे तो कुछ फंक्शन लॉस हो जाएंगे, कुछ जीन अगर गेन होंगे तो कुछ फंक्शन गेन हो जाएंगे। वो लंचा रहा है सिंपल, क्योंकि रीअरेंजमेंट होगा तो कुछ जगह से जीन हट भी तो जाएगा ना, जहाँ पहले था एंड दूसरी जगह गेन हो जाएगा, इसलिए गेन भी बोल सकते हैं ना। हाँ, डिलीशन के केस में तो लॉस ही होगा। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। फिलहाल यहाँ पॉइंट म्यूटेशन का इफेक्ट दिखाया गया है। एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर। क्लासिकल एग्जांपल पॉइंट म्यूटेशन का क्या है, इस चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर का चेंज दिखाया गया है, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, सिंगल बेस पेयर का चेंज, दरअसल एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है तो उसी के कम्प्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड का भी तो चेंज हो जाएगा ना, तो इस तरीके से बेस पेयर ही चेंज हो जाता है। इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ अमीनो एसिड। इधर से सिकल सेल एनीमिया डिजीज की बात, डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन के में जो है पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। दैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द अमीनो एसिड रेजिड्यू, इसमें अमीनो एसिड रेजिड्यू चेंज हो जाता है। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट की जगह बैलिन आ जाता है, या ग्लूटामिक एसिड की जगह बैलिन कह सकते हैं। ये इन्होंने एक्स्ट्रा फॉर्म में बोल दिया ग्लूटामेट। इसको मैंने याद करने का तरीका भी बहुत अच्छे से बना लिया है। जैसे ग्लू का काम क्या होता है, चिपकाना, और बेलिन इसका भी काम चिपकाना। कैसे, रूरल एरियाज में बेल होता है एक फ्रूट, तो बेल को चिपकाने में भी यूज करते हैं, उसके गोंद को, गोंद जैसा ही होता है उसके अंदर के, वैसे खाया भी जाता है। तो अगर गोंद खो गया मान लो गोंद नहीं मिल रहा है ग्लू, तो उसकी जगह हम बेल का काम चला ले रहे हैं, तो गोंद को रिप्लेस कर दिया बेल से, मतलब बेल से हमने चिपकाने का काम कर लिया। तो इससे याद रहता है ये सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड की जगह बेलिन आ गया था। इट रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज कंडीशन कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया, इससे एक डिजीज कंडीशन बन जाती है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट्स और डिलीट्स। पॉइंट म्यूटेशन के इफेक्ट में दैट इंसर्ट और डिलीट करता है ए बेस को इन स्ट्रक्चरल जीन में। दरअसल मैंने अभी बताया था डिलीट या इंसर्ट। हाल फिलहाल हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ये तो कॉमन बात चलेगी कि पॉइंट म्यूटेशन में भी दो केस है ना, कि पॉइंट म्यूटेशन में डिलीट होगा या फिर इंसर्ट होगा। तो सिकल सेल एनीमिया में तो पॉइंट म्यूटेशन में भी डिलीशन का एग्जाम्पल है, लेकिन जब पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो इंसर्ट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। एक बेस पेयर होता है लेकिन,
अब भाई मैं बताना चाह रहा था कि सेक्वेंशियल एनीमिया में दरअसल एक बेस पे एक बेस डिलीट होता है, लेकिन उसी के कम्प्लीमेंट्री दूसरा बेस भी हो जाता है, इसलिए बेस पेयर बोल देते हैं इन स्ट्रक्चरल जीन में। कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाई फॉलोइंग सिंपल एग्जाम्पल। नीचे एक एग्जाम्पल दिखाएगा, उसके द्वारा बताया गया। फिलहाल सिकल सेल एनीमिया SCA में तो डिलीशन ही हुआ है, ठीक है। चूँकि ये बेस चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसके युग्म करने वाला, उससे मतलब पेयरिंग करने वाला भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि कम्प्लीमेंटारिटी होगा उसके सामने वाला, ठीक है। आगे कंसीडर स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट को मान के चलिए जो कि निम्न शब्दों के द्वारा बना हुआ, ईच हैविंग 3 लेटर, जिसमें प्रत्येक में 3 लेटर है। लाइक जेनेटिक कोड, जैसे जेनेटिक कोड की तरह। इन्होंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया इस तरीके का, ठीक है। और जेनेटिक कोड भी बोल सकते हैं, लिया गया, ठीक है, ठीक। इसको सिकल सेल एनीमिया को वहाँ डिटेल में समझेंगे, ठीक है, 5 वाले चैप्टर में, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ मैं अच्छे से और दिखा दूंगा कि कैसे कैसे बेस जो है वहाँ से कैसे एक बेस हट रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा उसका बेस पेयर भी हट जा रहा है, तो इसलिए बेस पेयर बोल देते हैं, ठीक है। डिलीट हो रहा है। अच्छा, ये हमें एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले देखो, ये थोड़ा एक अलग से है, यहाँ मैंने नोट कर दिया है। बॉटलिंग का पार्ट है वैसे तो। कैलस जो होता है ना, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, ध्यान रखना। नहीं तो डिफरेंशिएटेड नहीं हो पाया तो मतलब मेच्योर नहीं हो पाता है, वो टिश्यू होता है कैलस। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू को कैलस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ जाइए अपने पॉइंट पर। तो एक एग्जाम्पल लिया है NCERT ने, वो कहती है, एक एग्जाम्पल है जैसे राम हैज रेड कैप, कि राम के पास एक लाल टोपी है, लाल कैप है, ठीक। उन्होंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि सभी में 3 लेटर है कोडॉन की तरह, और एक शाब्दिक अच्छा खासा अर्थ निकल रहा है। अभी ये कहना चाह रहे हैं कि इफ बी इंसर्ट, अभी ये पूरा एग्जाम्पल इन्होंने क्यों दिया है अभी मैं बता दूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगी बात पूरा। जब आपको बता के पूरा एंड हो जाएगा ना, तब समझ में आएगी कि, तो अब अच्छे से समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये सेंटेंस है, इसमें हम अगर कह रहे हैं इफ बी इंसर्ट करते हैं लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड, अगर वो हैज और रेड के बीच कोई लेटर उन्होंने बी इंसर्ट किया, एंड रीअरेंज दी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को दोबारा से अरेंज किया, तो इट वुड बी रीड एज फॉलोज। उनका कहने का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं अगर हैज और रेड के बीच हम कोई एक लेटर बी डाल दे रहे हैं, कैपिटल बी, ठीक है, एक कैपिटल बी डाल दिया। अब जैसे जैसे 3 लेटर थे ना, उसी तरीके से एक तरफ से आप 3 लेटर का जोड़ा बनाइए। तो देखो, राम हैज, अगर मैं यहाँ बी डाल दूंगा हैज और रेड के बीच में, ध्यान से देखना, बी अगर डाल दूंगा, अब 3 के मैं लेटर बनाऊंगा, तो राम, तो ठीक है, सही बन जाएगा, राम RAM, हैज बन जाएगा। लेकिन अब देखना, अब हैज बन जाएगा, अब मैं डालूंगा 3 का लेटर, अब देखना, अब हाँ बी आ गया, तो BRE का बनेगा एक, 3 का BRE का बनेगा, फिर बनेगा DCE का बनेगा, और P अलग रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो कितना अजीब सा हो गया एकदम, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है इसका। राम हैज क्या रखता है, VDCAP कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि एक लेटर ना करके अगर हम 2 लेटर डालें, जैसे सिमिलरली इफ बी नाउ इंसर्ट 2 लेटर एट द सेम प्लेस पर, जैसे हम बी की जगह BI डाल दें वहीं हैज और रेड के बीच में, नाउ इट विल रेड। अब फिर ऐसे ही करो, हैज और रेड के बीच में अगर बी ना डाल के 2 लेटर डाले हमने BI, अब BI डाल के एक तरफ से 3 लेटर का जोड़े बनाना शुरू करो, तो राम सही उठेगा, सीधा सीधा हैज उठ जाएगा। फिर BI डाल दिया ना, BIR उठेगा, बिर उठ जाएगा। फिर ADC उठ जाएगा। फिर AP, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा, राम है फिर ADC क्या, फिर ADC अब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अब भी कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन अब क्या करें, तीसरे नंबर पे नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर टुगेदर। लेकिन अब क्या किया हमने, सेम जगह पर 3 लेटर एक साथ डाल दिए, जो है BIG। अब तुम्हारे खुद ही समझ में आने लगा होगा, ये 3 लेटर डाल रहे हैं, अब इसका एक शाब्दिक अच्छा खासा अर्थ निकल रहा है।
BIG द स्टेटमेंट वुड बी रीड। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, वहीं डाला है सेम जगह, हैज और रेड के बीच में। अब देखो एक तरफ से पढ़ेंगे, राम आ गया, हैज आ गया, इसके बीच में हमने 3 लेटर डाल दिया, तो BIG साफ साफ, रेड का रेड बना रहा, कैप का कैप बना रहा। अब क्या बन गया, राम हैज बिग रेड कैप। इसका शाब्दिक अर्थ अच्छा खासा निकल रहा है, राम के पास एक बड़ा रेड कैप है। द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड, ये कह रहा है, ये तो हमने इंसर्ट कर करके देखा है कि करके एक लेटर इंसर्ट किया, फिर दूसरे केस में 2 लेटर, फिर तीसरे केस में 3 लेटर। उसी तरीके इसके ये कह रहे हैं कि इसी एक्सरसाइज को जस्ट उल्टा करके देखें, एक एक करके डिलीट करें। आप द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग दी लेटर। पहले आर हटाएं, फिर दूसरी बार में आर और ई हटाएं एक बार में, फिर आर ई और डी हटाएं वन बाई वन, एंड रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट टू मेक ए ट्रिपलेट वर्ड। तो देखो ये अब उल्टा एक्सरसाइज करके देखो, इसी वाले सेंटेंस में एक एक करके हटाओ, ठीक है। पहले आर हटाओ केवल, तो देखो राम हैज़ तो 3 का बन जाएंगे। अब अगर आर हम हटा देंगे तो EDC बनेगा और AP, देखो भाई बन रहा है EDC और AP। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 लेटर को एक साथ हटाओ तो राम हैज़ तो आएगा ही आएगा। फिर आर और ई को हटा देंगे तब क्या बनेगा, DCA और P। तो देखो DCA और P, फिर तीनों को हटा दो, RED को, तो राम हैज़ कैप। तो देखो अभी 3, अब इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, कुछ कुछ बिना बताए तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा, इतना तो कॉमन सेंस है कि एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि अगर 3 लेटर के ग्रुप को हम चाहे इंसर्ट कर रहे हैं चाहे डिलीट कर रहे हैं तो उसका एक शाब्दिक अर्थ सही से बन के आ रहा है। लेकिन अगर 1 या 2 का डिलीशन या इंसर्शन कर रहे हैं तो सब अर्थ बिगड़ जा रहा है। कहना क्या चाह रही है एनसीईआरटी, कहना ये चाह रही है कि द कंक्लूजन फ्रॉम द एबर एक्सरसाइज इज़ वेरी ऑब्वियस। ऊपर वाली जो एक्सरसाइज अभ्यास करा है इतना सब कुछ, उसका निष्कर्ष उपसंहार उसका बहुत ही ज़्यादा क्लियर ऑब्वियस है। वो ये है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस, यदि हम 1 या फिर 2 बेसिस का इंसर्शन कर रहे हैं या फिर डिलीशन करें, मतलब ऐड करें या फिर हटाएं, तो चेंजेस कर देता है रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। जिस पॉइंट पर इंसर्ट किया था या डिलीट किया था उस पॉइंट पर रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देता है। यही तो समझ में आता है हमारे, रीडिंग फ्रेम को चेंज कर दे रहा है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं निकल पा रहा, पूरे फ्रेम को चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन वही 3 का कर रहे हैं तब रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होता, उसका अर्थ निकल के आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है। ठीक है, जैसा कि हम ऊपर के 2 एग्जाम्पल में देख चुके हैं, सही है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन का मतलब वही है, चूँकि इंसर्शन या डिलीशन के पॉइंट पर ही तो पहले पॉइंट से पहले का तो सेम ही रहेगा ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, बस इससे आगे का ही तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। पहले का तो सेम ही है ना, वही तभी वो कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, वहाँ से लेकर के आगे तक का चेंज हो रहा है। जैसे राम एज तक का तो सेम रह रहा है ना, आगे का तो गड़बड़ हो रहा है, वो कहना चाह रहा है। क्योंकि हमने हैज के बाद ही तो इंसर्ट करना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखो 1 और 2 बेस पेयर क्यों बोल रहे हैं, चूँकि एक को डिलीट करने का एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन, इसलिए ही तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी फ्रेम शिफ्ट डिलीशन का के एक बेस को डिलीट करने के एग्जाम्पल में आता है पॉइंट म्यूटेशन। अब देखो पॉइंट म्यूटेशन ना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना। ज़्यादा डिटेल में आपके में ये सब म्यूटेशन है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देना ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी फ्रेम शिफ्ट डिलीशन है, सिकल सेल एनीमिया का बता रहा हूँ, और उसमें भी एक बेस को डिलीट करने के एग्जाम्पल में आता है, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन में GAG से GUG होता है, ठीक है। गाग टू गुग हो जाता है, ये तो हो जाता है जिससे कि ग्लूटामेट की जगह बेलिन बनने लगा था, क्योंकि GAG जो है ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है और GUG करता है उसको, बेलिन को, ठीक है। GU के आगे 4 लग गए थे तो चौका बल्ले बल्ले ध्यान आ रहा है। पहली वाली
वर्टिकल कॉलम का सबसे लास्ट वाला, तो वैल्यू मिल रहा था। ठीक है, और ये सब बता दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान से, इससे चेंज सिंगल बेस नहीं बल्कि सिंगल बेस पेयर हो गया, फाइनली बता ही दिया था। क्योंकि सिंपल जो बेस डिलीट होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला बेस भी तो डिलीट हुआ होगा ना ऑब्वियसली। तो सिंगल बेस पेयर चेंज बोलते हैं दरअसल सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, अब देखो राम हैज रेड कैप है। अब इंसर्ट करते करते फाइनली अगर हमने 3 का इंसर्ट कर दिया है तो राम हैज बिग रेड कैप बनाया। अब देखो, चूँकि पॉइंट ऑफ इंसर्शन के से बाद का दैट इज के बाद का जो है ऑनवर्ड्स अनअल्टर्ड ही रहेगा ना। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन के बाद वाला तो अनअल्टर्ड ही रहा ना। देखो, रेड कैप यहाँ, रेड कैप यहाँ। ठीक है, बट यदि 3 या 3 के मल्टीपल में इंसर्ट या डिलीट किया तो पॉइंट ऑफ म्यूटेशन या पॉइंट ऑफ डिलीशन के बाद वाला भी अल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एग्जांपल में कैप अनअल्टर्ड रहा चूँकि पॉइंट ऑफ डिलीशन कैप से पहले था। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। इससे आगे की देखो चीज़ मैंने आपके कम समझ में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि अभी आगे इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, उसको देखने के बाद इसको देखते हैं। ठीक है, पूरा इसको कर लेते हैं आगे। हाउ एवर सच म्यूटेशन, वैसे इस प्रकार के म्यूटेशन आर रेफर टू एज, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, चूँकि पॉइंट म्यूटेशन तो एक टाइप होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। ठीक है, मतलब फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन का या फिर फ्रेम शिफ्ट डिलीशन का एक एग्जाम्पल। हाउ सच म्यूटेशन, मतलब इस प्रकार की म्यूटेशन क्या कहलाते हैं, या तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन हमने पहले देखा था, उसके बाद फ्रेम शिफ्ट डिलीशन एक एक करके डिलीट करते रहे थे। अब कह रहा है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस। यदि हम इंसर्ट करें या डिलीट करें कम से कम 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3 या फिर इट्स मल्टीपल, इसका मल्टीपल मतलब मल्टीपल का मतलब 3 का 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6 या फिर 3 3 जा 9, मतलब 3 करें, 3 का इंसर्ट या डिलीशन करें या फिर 6 का या फिर 9 का, तो मल्टीपल वे से इंसर्ट और डिलीट तो अगर करते हैं इट्स मल्टीपल वे से इंसर्ट और डिलीट तो एन वन और मल्टीपल कोडोन में तो हैंस वन और मल्टीपल अमीनो एसिड, तो जितने कोडोन होंगे उतने अमीनो एसिड चेंज होगा। एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन बार्ड, उसके बाद वाला जो है बाद वाला मतलब अनअल्टर्ड रहेगा, उसके बाद वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो है ये वाला जो उसको कट ही कर दो। ठीक है, फिर कन्फ्यूजन होगा, जितना एनसीईआरटी कहती है उतना ही आप समझें। ठीक है, जितना काम की चीज़ है उतना मैंने बता दिया। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन होगा इतना मैंने हटा दिया, जो एनसीईआरटी कहती है उसी हिसाब से माने। उसके बाद वाला कहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखो रेड कैप पहले था, रेड कैप ये आ गया, ये कहना चाह रहे हैं। तो लास्ट वाला जहाँ मतलब इंसर्ट किया था उसके बाद वाला कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि 3 से कोई गड़बड़ी थोड़ी होती, सार्थक अर्थ निकल रहा था ना। क्योंकि जिस पॉइंट पर इंसर्शन या डिलीट हुआ था उस पॉइंट से आगे 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 तक की सबकी बात चल रही है, वही मैं पहले बता रहा था। ठीक है, बाकी जो है ये एंड हो गया आपका। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफर आ रहे हैं दी एडेप्टर मॉलिक्यूल डिटेल में समझते हैं।
ट्रांसलेशन वगैरह देखेंगे। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी की वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।